Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start a new passage, a poem, Sour Grapes. And this poem is written by the anonymous poet. It means that the poet is unknown. And come to page number 36 of your books. Now class, sour grapes mean khatte angur, angur khatte ya khatte angur. Now words to know. So we will start reading of the poem. A fox was trotting on one day, and just above his head he saw a vine with lovely grapes, rich, ripe, and purple red. A fox was trotting on one day, and just above his head he saw a vine with lovely grapes, rich, ripe, and purple red. एक फॉक्स, एक लोमड़ी was trotting on one day. ट्रॉटिंग क्लास ये वर्ड इस्तेमाल होता है जो चार पैर होते हैं, किसी चार टांगों वाला जानवर जब वो चलता है तो उसके चलने का एक ख़ास अंदाज़ होता है, तो इसे ट्रॉटिंग कहते हैं. तो जानवर का चलना उसे हम ट्रॉट कहते हैं, यानी जिस तरह एक आम वो टहल रहा होता है, चल रहा होता है. दिस इज़ कॉल्ड ट्रॉटिंग. अ फॉक्स वॉज ट्रॉटिंग वन डे एंड जस्ट अबव हिज हेड, और बिल्कुल उसके सर के ऊपर he saw a vine with lovely grapes. Now class, वाइन कहते हैं डाली को, उस पौधे की डाली को जो बग़ैर किसी स्टेम के ग्रो करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ आपको ये जूम करके दिखाऊँ ये इमेज, तो यहाँ पर आप देखें क्लास कि ये एक बाड़ सी बनी हुई है और उसके ऊपर से ये अंगूर की जो डालियाँ हैं ये ग्रो कर गई हैं. तो ये डालियाँ जो होती हैं, जो ग्रेप्स की जो ग्रो करती हैं, दिस इज़ कॉल्ड वाइन. He saw a vine with lovely grapes, rich, ripe and purple red. यानी rich, भरी हुई, भरपूर, ripe, पकी हुई, बिल्कुल पुख्ता पकी हुई यानी खाने के लिए तैयार, and purple red. जब भी कोई फ्रूट पक जाता है, यानी उस ग्रेप्स का कलर पर्पल था यानी बैंगनी कलर का, और रेड से मुराद ये कि बिल्कुल सुर्ख यानी तेज़ शोख पकी हुई बैंगनी रंग की वो अंगूर के गुच्छे थे. Eager, he tried to snatch the fruit, but it was too high. Poor Reynard had to give it up, and having a deep sigh. Now the second stanza, the first line. Eager, he tried to snatch the fruit. Class, the meaning of eager is very keenly interested. That fox was very keenly interested in that grapes. He tried to snatch the fruit. He tried to snatch. Snatch झपना, झपटना, किसी चीज़ को क्विकली, किसी चीज़ को जब आप ग्रैब करते हैं तो हम झपटने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. तो वो बहुत ज़्यादा कीनली इंटरेस्टेड था ये फॉक्स कि वो इस फ्रूट को स्नैच करे, यानी इस पर लपके और इसे हासिल कर ले. बट इट वॉज टू हाई. लेकिन अफसोस, दिस इज़ द वर्ड दिस इज़ the part of speech, and you know what part of speech it belongs. Is an exclamatory word which express the sudden feelings of that fox. But it was too high. वो बहुत ज़्यादा बुलंद थी. Poor Reynard had to give it up. बेचारा रेनार्ड. क्लास, रेनार्ड कहते हैं मेल फॉक्स को, नर और मादा, यानी ये नर फॉक्स के लिए रेनार्ड का वर्ड इस्तेमाल होता है और मादा के लिए हम विक्सिन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. अगर फॉक्स मादा होगी तो उसे विक्सिन इंग्लिश में कहा जाता है, और नर के लिए रेनार्ड का वर्ड इस्तेमाल होता है. पुअर रेनार्ड हैड टू गिव इट अप. बेचारा रेनार्ड यानी वो फॉक्स, अब वो उसे हार मानना ही था, बिकॉज द ग्रेप्स वर वेरी हाई. एंड हैविंग अ डीप साई, एंड हैविंग अ डीप साई, एंड हैविंग अ डीप साई, साई टू एक्सेल यानी सांस बाहर निकालना, आह भरना. उसने एक आह भरी बिकॉज वो उन ग्रेप्स को हासिल नहीं कर सकता था. He curled his nose and said, उसने अपनी नाक घुमाई और उसने कहा. क्लास, कर्ल्ड हिज नोज, इसका मतलब ये होता है कि उसने अपनी नाक चढ़ाना, नाक घुमाना, नाक चढ़ाना यानी बिल्कुल तेवर दिखाना, हकीर जानने में. जब हम किसी चीज़ को हकीर जानते हैं तो अपनी नाक चढ़ा लेते हैं. तो ही कर्ल्ड हिज नोज एंड सेड, डियर मी, आई वुड नॉट वेस्ट एन आवर. अब ये ख़ुद से मुखातिब हो रहा है, ये रेनार्ड ये कह रहा है कि डियर मी,
यानी मैं तो इस पर एक भी घंटा ज़ाया करने वाला नहीं हूँ। अपॉन सच मीन एंड कॉमन फ्रूट, इस बेकार, फालतू और मिजरेबल से फ्रूट के ऊपर जो एक आम सा फल है। आई एम श्योर दिस ग्रेप्स आर सॉर, और मुझे यकीन है कि ये खट्टे हैं। दिस इज द थर्ड स्टेंजा। नाउ द लास्ट स्टेंजा। Tis thus we often wish through life. Class tis. Tis is the short form of it is. Now this is in shortly it is written tis. Now poetry में class ये होता है कि बहुत सारे वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ आगे कुछ और भी वर्ड्स और इसमें पोइट्री में कॉन्ट्रैक्शंस आए हैं जिसमें अपोस्ट्रोफी कॉमा का इस्तेमाल हुआ है और उस वर्ड को सुखेड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। और पोइट्री में टिस या थ्रो, जैसे यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है थ्रो, इसका मतलब होता है THROUGH, थ्रू। सो ये शॉर्ट फॉर्म है थ्रू का। तो पोइट्री में इसलिए कि जो साउंड, जो राइमिंग साउंड होता है उसको सेट रखने के लिए वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, शॉर्टन किया जाता है। टिस दस वी ऑफन विश थ्रू लाइफ, इट इज़ दस वी ऑफन विश थ्रू आवर लाइफ्स, यानी यहाँ हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात रखते हैं। व्हेन सीकिंग वेल्थ एंड पावर, ना यहाँ पर भी क्लास देके पावर को पावर यानी कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है कॉमा डाल करके, तो दिस इज पावर, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पावर, पावर। व्हेन सीकिंग थ्रू वेल्थ एंड पावर, जब हम अपनी ज़िंदगी में दौलत और ताकत को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं। एंड व्हेन वी फेल से लाइक द फॉक्स, और जब हम नाकाम होते हैं तो अक्सर उस लोमड़ी की तरह कहते हैं वी आर श्योर द ग्रेप्स आर सॉर, कि यकीनन ये अंगूर खट्टे हैं। नाउ आई थिंक सो आपने मीनिंग समझ ली होगी। पोइट्री कंप्लीट कर ली मैंने आपकी इसकी रीडिंग, और अब आते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। क्लास यहाँ पर अबाउट द पोएम में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं। द पोएम सॉर ग्रेप्स इज बेस्ड ऑन, लेट मी मार्क इट टू यू। द पोएम सॉर ग्रेप्स इज बेस्ड ऑन अ फेबल बाय एसॉप। क्लास फेबल कहते हैं ऐसी स्टोरी को जिसमें एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स वो बात कर रहे होते हैं, टॉक कर रहे होते हैं, एक मैसेज कन्वे उसमें होता है फेबल स्टोरी में। और ये क्लास, ये एसॉप का जो नाम यहाँ पे आया है एसॉप, ये ग्रीक एक स्टोरी टेलर है, एंशंट कदीम एक ग्रीक स्टोरी टेलर है। उसने कुछ स्टोरीज़ बयान की है पोइट्री की शक्ल में, तो उसकी मशहूर कहानियाँ काफ़ी हैं, वो सारी फेबल स्टोरीज़ हैं। यहाँ पर फेबल की डिफिनीशन लिखी है, फेबल आर इमेजिनरी टेल्स और मिथ, ये ख्याली कहानियाँ होती हैं। मिथ कहते हैं खाम ख्याली कहानियाँ या जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ ना हो। यूजुअली दीज हैव मॉरल मैसेज। डू यू नो एनी अदर फेबल? येस, आई एम गोइंग टू टेल यू मोर फेबल्स। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेप्स आर सॉर के अलावा द विंड, आपने क्लास 4 में पढ़ा था फेबल स्टोरी के बारे में कि द सन एंड द विंड, यहाँ पर एक फेबल स्टोरी है एसॉप की। इसके अलावा द थर्स्टी क्रो, ये एक फेबल स्टोरी है। इसके अलावा द पिका पिका के नाम से एक है, पिका पिका द क्रो। सो ये भी एक फेबल स्टोरी है, ये आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फेबल स्टोरीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कहानी है कि दो बफेलोज थे, यूनिटी स्ट्रेंथ, वो आपस में लड़े, और फिर इस तरह ये भी एक फेबल कहानी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर एक पेंसिल अपनी रुईदात बयान कर रहा है, तो पेंसिल तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अगर वो सच में बात कर रहा है, टॉक कर रहा है स्टोरी में, तो ये भी फेबल स्टोरी कहलाएगी। इन ऑर्डर टू कीप द लाइन्स टू अ सर्टेन लेंथ, द पोएट हैज़ यूज सर्टेन वर्ड्स इंस्टेड ऑफ अदर, यानी लाइन्स को महदूद रखने के लिए पोएट ने कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया है। ये यहाँ पर उस चीज़ की जिक्र आ रही है जहाँ मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्शन की बात की है, जो वर्ड सुखेड़े गए हैं। इन द फर्स्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल, द पोएट सेज दैट द फॉक्स वॉज ट्रॉटिंग ऑन। ही डज नॉट यूज द वर्ड अलॉन्ग, यानी उसने ट्रॉटिंग ऑन का वर्ड इस्तेमाल किया है, ट्रॉटिंग अलॉन्ग का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है द वर्ड हैज़ ओनली वन syllable, whereas along has two. Now on सिंगल सेलेबल, अ लॉन्ग, टू सेलेबल। यहाँ पर वही बात आपको ये क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा है कि पोइट्री में वॉइस या राइमिंग साउंड को साथ रखने के लिए सेलेबल
का वर्ड इसने शॉर्ट सेलेबल ऑन को इस्तेमाल किया है इंस्टेड ऑफ along. This is why the poet has also used an apostrophe instead of a vowel in the word curl, tis, par. उसने ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया है. इसने कॉन्ट्रैक्शन यानी सुखेड़े अल्फाज को अपोस्ट्रॉफ के ज़रिए से, ताकि साउंड जो इंटोनेशन है राइमिंग वो वर्सेस के साथ अकॉर्डिंग रहे. नाउ कम टू द एक्सरसाइजेस. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिड द फॉक्स रियली वांट द ग्रेप्स? नाउ द आंसर वी विल बैक टू द पैसेज अगेन. Here is, the fox really want the grapes? Yes, the fox was eager. He tried to snatch the fruit. Yani the fox was very eager to have a bunch of grapes. Now come back to the passage, the exercises again. Which was so attractive about the grapes? Next question B. What was so attractive about the grapes? उस अंगूर में ज़्यादा attractive क्या बात थी? यहाँ पर इसका आंसर आपको इस स्टेंजा में यहाँ मिलेगा. What was so attractive? The grapes were rich, ripe and purple red. It was ready to eat. That's why it was very attractive to that fox. Now come to the next question. See, which words are used to describe the grapes in the first verse? Which words are used in the third verse? यहाँ पर दो सवाल पूछे हैं सी में आपसे, कि पहले में आपसे पूछा है कि पहले स्टेंजा में, इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले जो फर्स्ट वर्स है उसमें ग्रेप्स को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है, और फिर थर्ड स्टेंजा के वर्स में इन द थर्ड वर्स उसको किस तरह से. विच वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रेप्स इन द फर्स्ट वर्स? विच वर्ड्स आर यूज्ड इन द थर्ड वर्स? नाउ हियर इज द आंसर. In the first verse, in the first word, the poet describes the grapes as a rich, ripe, and purple red, and that were lovely. And in the last, here in the third stanza, the poet used the words for the grapes mean, common, and sour. Now back to the exercise. Question D. What is the moral lesson that the poem teaches us? Now in the last stanza you will find the answer of that question. That the moral lesson in this poem is that when someone is trying to get wealth and power, or struggling in his life for something else, and when he fails to achieve that certain goal, so usually the people say, like the fox, the grapes are sour. I think so. This passage, Sour Grapes, the poem, and the exercises, the question answer, it will be fruitful to you. You can answer all the question in a single line very shortly. Thank you very much. Allah Hafiz.